हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार द EDU24 ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम अभी CDP का सीरीज लेकर के चल रहे हैं और आप लोगों को खबर हो चुका होगा कि 2026 में 7 फरवरी और 8 फरवरी को सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है। और हम आशा करते हैं कि आप इसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर होंगे और वीडियो को ध्यानपूर्वक देख रहे होंगे और अपने ज्ञान को बढ़ा रहे होंगे। ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज को लेकर के। और एक बात और सुन लीजिए कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आप लोग जितना भी हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, वो सारे को देख करके जाइएगा। परीक्षा में बहुत हेल्पफुल होगा और आप अधिक से अधिक CDP का सवाल जो है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, उसको सॉल्व कर पाइएगा। चलिए पढ़ते हैं आगे। फर्स्ट प्रश्न है, विकास और वृद्धि में क्या अंतर है। विकास और वृद्धि में क्या अंतर है। तो विकास और वृद्धि में क्या अंतर है ये हम बता चुके हैं, लेकिन समझ लीजिए थोड़ा सा। वृद्धि क्या होता है। वृद्धि झलकता है, आपको दिखाई देगा। जैसे आपका लंबाई बढ़ रहा है, कोई आपको देख करके बता देगा कि अरे तुम पहले इतना था, अब इतना लंबा हो गया। वो दिखा ना, लंबाई, मोटाई बढ़ गया, वजन बढ़ गया, ये सब क्या होता है, दिखता है। और यह एक निश्चित समय तक होता है। वृद्धि का बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा कि वृद्धि जो होता है वह एक निश्चित समय तक होता है और ये दिखता है। आपका मोटाई है, लंबाई है, चौड़ाई है, ये सब दिखता है। लेकिन डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट जो होता है वो जीवन काल तक चलते रहता है। ठीक है। जन्म से लेकर मृत्यु तक डेवलपमेंट जो है वो चलता रहता है। और वृद्धि जो होता है वो मात्रात्मक होता है। क्या होता है, मात्रात्मक। यानी अगर पूछा जाए कि आपका लंबाई कितना है, आप बताइएगा 5 फीट या 6 फीट बताइएगा, तो वो फीट क्या है, मापे मापे तब ना पता चला। वो क्या है, मात्रात्मक है। क्या है, मात्रात्मक। वृद्धि क्या हो जाएगा, मात्रात्मक। और डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, गुणात्मक। क्या हो जाएगा, गुणात्मक। यहाँ पे क्या पूछा है कि वृद्धि और विकास में अंतर बताइए, तो ये क्या हो जाएगा। यहाँ पहला है कि विकास जो है, विकास जो है, विकास और वृद्धि दोनों समान है, तो दोनों समान कभी नहीं होते हैं। वृद्धि एक निश्चित समय तक ही, ठीक है, 18 19 साल 16 साल 17 साल तक बढ़ता है, वृद्धि होता है। लेकिन डेवलपमेंट जो है वो निरंतर चलते रहता है। तो ये समान है, ये गलत हो जाएगा, समान नहीं है। अगला है वृद्धि मात्रात्मक। देख लीजिए, वृद्धि जो होता है वो मात्रात्मक होता है, जबकि विकास गुणात्मक होता है। ठीक है। तो यही आपका हो जाएगा उत्तर। क्या हो जाएगा, उत्तर। अगला समझ सकते हैं आप कि विकास जीवन पर्यंत नहीं चलता, ये गलत है। विकास जो है वो जीवन पर्यंत होता है। वृद्धि जो है वो एक निश्चित समय तक होता है। ठीक है। अगला है कि यहाँ पे देख लीजिए, वृद्धि गुणात्मक है, तो ये तो उल्टा हो गया ना। विकास गुणात्मक है, वृद्धि जो होता है वो मात्रात्मक होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला है, विकास की दिशा किस सिद्धांत से संबंधित है। विकास की दिशा किस सिद्धांत से संबंधित है, चलिए समझने का प्रयास करते हैं। विकास की जो दिशा होती है, विकास, ये मात्र दो ही तरीका से होता है। विकास की जो दिशा है, विकास की जो दिशा है, डेवलपमेंट है, ये दो तरीका से होता है, मात्र दो तरीका से। कौन कौन सा तरीका हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। एक हो जाएगा आपका सिरोपद, सिरोपदाभिमुख, यानी इसको हम लोग बोलते हैं सेफेलो पोडल। ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं प्रोक्सीमोडिस्टल, प्रोक्सीमोडिस्टल, मोडिस्टल। इसको हम लोग हिंदी में बोल देंगे शीर्षगामी, शीर्षगामी। या इसी को वहां पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है सिरो पदा ही मुख, ही मुखी। और प्रोक्सीमोडिस्टल को हम लोग कह देंगे केंद्रा पसारी, केंद्रा सारी। या इसी को हम लोग बोलते हैं
समीप दूरस्थ, समीप दूरस्थ, ठीक है, समीप दूरस्थ। तो विकास का जो दिशा होता है ये मात्र दो ही तरीका से होता है, ठीक है। एक होता है सेफेलोकॉडल और एक होता है प्रोक्सीमोडिस्टल। इसके बारे में हम बताए थे कि सेफेलोकॉडल जो होता है, यहाँ पे देखिए शीर्ष लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, शीर्ष। तो इसका जो डेवलपमेंट होता है वो सिर से पांव तक, यानी सिर से पांव तक, टॉप से बॉटम तक, टॉप से बॉटम तक, किसका, सेफेलोकॉडल का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसका जो डेवलपमेंट होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, सिर से पैर की तरफ, पैर की तरफ, ठीक है। और इसी को हम लोग बोल सकते हैं टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। और इसको, और इसमें जो है, यहाँ ध्यान दीजिएगा प्रोक्सीमोडिस्टल में इसमें जो होता है केंद्र से बाहर की तरफ, केंद्र से बाहर की तरफ, यानी ये हमारा भुजा है, ठीक है ना, ये हमारा भुजा है, तो ये हमारा बड़ा भुजा हुआ, ठीक है। यानी ये केंद्र हुआ, केंद्र से बाहर की तरफ, केंद्र से बाहर की तरफ। जैसे हम पेन पकड़े हुए हैं ना, पेन किसके सहायता से पकड़े हुए, पेंसिल की सहायता से, लेकिन जोड़ तो पहले यही लगाया ना, ये पाम, ये आपका हो गया बड़ी भुजा, इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, बड़ी भुजा। और ये हो जाएगा छोटी। तो ऐसे भी पूछता है प्रश्न, अगर ऑप्शन में रहे लिखा हुआ है कि स्थूल, स्थूल मतलब बड़ा होता है, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ, सूक्ष्म की तरफ, तो ये भी जो हो जाएगा आपका किस में चला जाएगा, प्रोक्सीमोडिस्टल में, यानी समीप दूरस्थ में चला जाएगा। तो यहाँ पे वही पूछा प्रश्न में कि विकास की सिद्धांत किस सिद्धांत से रिलेटेड है, संबंधित है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला है पियाजे के अनुसार, पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की आयु किस अवस्था में आती है। तो हम पढ़ चुके हैं, ऐसे समझने का प्रयास कीजिए कि जो पियाजे थे ये संरचनावादी विचारधारा के साइकोलॉजिस्ट, संरचनावादी विचारधारा के साइकोलॉजिस्ट दो थे, एक पियाजे हो गए और दूसरा हो गए वाइगोत्स्की, ठीक है। तो पियाजे साहब जो हैं वो क्या बताएं, चाइल्ड डेवलपमेंट का, ठीक है, बाल विकास की जो सिद्धांत है उसको उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को 4 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा, 4 भागों में। देख लीजिए 4 भाग कौन कौन से हैं। पहले एक है आपका संवेदी, संवेदी गामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका पूर्व संक्रियात्मक, संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और तीसरा हो जाएगा आपका मूर्त, मूर्त, या इसी को हम लोग ठोस कहते हैं, क्या कहते हैं, ठोस। मूर्त संक्रियात्मक, संक्रियात्मक अवस्था। और चौथा, चौथा जो है वो है अमूर्त, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो इस प्रकार जो है पियाजे जो है वो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चा का जो डेवलपमेंट होता है उसकी अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा। पहला था संवेदी गामक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, तीसरा है मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब इसका जो है उन्होंने जो आयु बताया, उसका जो उन्होंने इसका जो आयु बताया उन्होंने, ये था आपका 0 से 2 वर्ष,
0 से 2 वर्ष। इसका बचा है, अब देखिए दूसरा है ना, तो 2 से चालू होगा, 2 से 7 वर्ष। कितना वर्ष? 2 से 7 वर्ष। और इसका आयु उन्होंने बताया 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 वर्ष। और इसका यानी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का आयु जो है उन्होंने 11 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए। अब इसकी विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं हम, ठीक है। इसमें संवेदी गामक अवस्था जो है, इसमें इन्होंने बताया कि बच्चा जो होगा वो सेंसरी ऑर्गन्स जो होता है, सेंसरी ऑर्गन समझते हैं, ठीक है ना। जैसे क्या है, स्किन है, आँख है, कान है, जिससे हमको नॉलेज होता है, जीभ है, ये सब क्या है, सेंसरी ऑर्गन्स है। तो बच्चा जो है वो सेंसरी ऑर्गन्स के सहायता से सीखेगा, इसमें बताया गया संवेदी गामक अवस्था में, ठीक है। और बच्चा इसमें क्या करेगा, संवेग प्रदर्शन करेगा। संवेग मतलब जैसे बच्चा को यदि भूख लगा तो रो के बताएगा, है कि नहीं। बच्चा को यदि भूख लगेगा तो रो के बताएगा, ठीक है। अगर बच्चा खुश है तो हंस के प्रकट करेगा। तो इस तरह का क्या होता है, ये इसको बोलते हैं हम लोग संवेग प्रदर्शन करना। किसमें, ये वाला में, संवेदी गामक अवस्था में। एक इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है कि वस्तु अस्थायित्व की बात इसमें किया गया। इसमें ये संवेदी गामक अवस्था में इसमें बताया गया कि बच्चा के सामने अगर कोई सामान को ला करके, कोई वस्तु को ला करके उसको दिखा दे और फिर उसको क्या करें, छिपा दें, तो बच्चा के दिमाग में, स्कीमा में यह बैठ जाता है कि कोई चीज़ छिपा के रख दिया गया है और उसको ढूंढने का प्रयास करता है। तो ये याद रखिएगा कि वस्तु अस्थायित्व, यानी बच्चा क्या कर रहा है, छिपी हुई वस्तुओं को भी वहाँ ढूंढ रहा है। किसमें, संवेदी गामक अवस्था, ठीक है। तो ये 4 बात कम से कम इसमें याद रखिएगा। एक तो है कि सेंसरी ऑर्गन से सीखेगा, दूसरा है कि संवेग प्रदर्शन करेगा, तीसरा क्या है आपका वस्तु अस्थायित्व इसमें आ जाता है, बच्चा छिपी हुई वस्तुओं को, छिपी हुई चीज़ों को वो ढूंढने का प्रयास करता है संवेदी गामक में। इसमें क्या है, पूर्व संक्रियात्मक में, तो इसमें एक ट्रिक याद रखिएगा, जितना भी नहीं होगा, जैसे बच्चा जो है संरक्षण का अभाव है, मतलब बच्चा संरक्षण नहीं कर पा रहा है, नहीं आ गया ना, यानी संरक्षण का अभाव है, इसमें आ जाएगा पूर्व में, ठीक है। बच्चा सेंट्रेशन कर रहा है, यानी किसी भी चीज़ के एक ही पहलू पे ध्यान दे रहा है, वो भी किस में आ जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक में आ जाएगा। अब इसी तरह से इसमें अगर नहीं है, इसमें हाँ वाला होगा, यानी जो चीज, मूर्त का मतलब क्या होता है, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं वो मूर्त होता है। इसमें बच्चा जो है वो संरक्षण भी कर पाएगा, डिसेंट्रेशन भी कर पाएगा, यानी बच्चा एक से ज़्यादा पहलुओं पर ध्यान दे पाएगा इसमें, मूर्त में। और अमूर्त का मतलब होता है हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल का मतलब जो सामने नहीं है उसके बारे में भी बच्चा सोच पाता है, जो सामने नहीं है उसके बारे में भी बच्चा सोच पाता है, कल्पना कर सकता है, कल्पना कर सकता है। तो ये हो जाता है आपका अमूर्त में। तो यहाँ पे पूछा गया कि पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की आयु किस अवस्था में आती है। देख सकते हैं 7 से 11 वर्ष किस अवस्था में है, तीसरा अवस्था में है, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है। इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब है संरक्षण की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है। अभी तुरंत बात कर रहे थे हम लोग, जैसे संरक्षण की अवधारणा का मतलब क्या होता है। मान लीजिए कि एक जगह मिट्टी का गोला है ये, ठीक है, और इसी मिट्टी को गोला को हम क्या किए, लमार दिए। क्या किए, लमार दिए। अब बच्चा क्या सोचेगा कि इसमें ज़्यादा मिट्टी है, बच्चा क्या सोचेगा कि इसमें ज़्यादा मिट्टी है, जबकि इसी मिट्टी को इसको लमार दिया गया है। यानी उसको यह नहीं पता है, संरक्षण नहीं कर पा रहा है कि दोनों जगह मिट्टी का जो वजन है जो भी है वो एक जैसा है, ठीक है। वो आकार देख के बता रहा है कि इसमें ज़्यादा मिट्टी है, यानी वो एक ही पहलू पे एक तरह से ध्यान दे रहा है, यानी संरक्षण ठीक से वो नहीं कर पा रहा है। और यह अवस्था जो है, संरक्षण यहाँ पूछा है कि संरक्षण कर पाता है, संरक्षण इस तरह का बता देगा ना कि हाँ दोनों सेम ही है, संरक्षण करेगा तो चला जाएगा मूर्त में। किस में चला जाएगा, मूर्त में। अगर यहीं पे कहता है कि संरक्षण का अभाव है,
तो वो चलाता है किस में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि संरक्षण की अवधारणा विकसित होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। और भी देख सकते हैं। अभी तुरंत हम बताए हैं कि इसका जो होता है वो जीरो से 2 वर्ष के लिए इसमें आयु का आता है। इसमें पूर्व में कितना आता है बताइए आप लोग? 2 से 7 वर्ष तक, और इसमें 7 से 11 वर्ष तक के बच्चे, और इसमें क्या 11 से 15 वर्ष तक के बच्चे। पहला वाला में वस्तु अस्थायित्व संवेद संवेग प्रकट करेगा, इसमें संरक्षण का अभाव होगा, इसमें संरक्षण कर पाएगा, और इसमें हाइपोथेटिकल थिंकिंग, जो सामने नहीं है उसके बारे में भी सोच। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते। आगे है निकट विकास का क्षेत्र यानी ZPD किससे संबंधित है? समझिए इसके बारे में। ZPD इस टर्म के बारे में वाइगोत्स्की साहब ने बताए थे। ZPD का जो कॉन्सेप्ट है वो वाइगोत्स्की के अनुसार वाइगोत्स्की के अनुसार बताया गया। समझिएगा, एक तो हो गया ZPD और एक होता है स्काफ फोल्डिंग। ZPD और एक होता है स्काफ फोल्डिंग। ठीक है, ये जो होता है ये कहाँ से आया? तो एक टर्म और है MKO। तीनों को अभी समझने का पहले प्रयास करते हैं, उसके बाद इस प्रश्न का जवाब हम लोग देंगे। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, तो समझ लीजिए। फुल फॉर्म भी पूछ देता है, फुल फॉर्म भी पूछ देगा परीक्षा में कि MKO का फुल फॉर्म बताइए, चाहे ZPD का फुल फॉर्म बताइए। ठीक है, ये समझने का प्रयास कीजिए। MKO का मतलब क्या होता है? MKO M का मतलब होता है मोड़। क्या होता है? मोड़। और K का मतलब होता है नॉलेजिबल। और O का मतलब होता है अदर। M का मतलब क्या हो गया? मोड़। K का मतलब हो गया नॉलेजिबल, और O का मतलब हो गया अदर्स। जैसे मान लीजिए कि हमको कोई प्रश्न करने मतलब कि प्रश्न हम बना रहे हैं या कोई समस्या है, ठीक है ना, तो हम सहायता लेते हैं कि नहीं? मान लीजिए कि किसी प्रश्न को हम हल कर रहे हैं या कोई ऐसा समस्या आ गया जिसकी सहायता हमको जब तक सहायता नहीं लेंगे नहीं सॉल्व होगा, तो हम सहायता लेते हैं। तो वही सहायता जो होता है वो क्या सहायता जो हम लेंगे किससे लेंगे? जो हमसे ज़्यादा जानकार होगा। सहायता उसी से न लेंगे जो हमसे ज़्यादा जानकार होगा। जिस विषय के बारे में हम पूछ रहे हैं, अगर वह ज़्यादा जानकार होगा तो हमको बता पाएगा, यही ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि वही जो ज़्यादा जानता है, जो उस प्रश्न के सवाल को हल करने में हमको हेल्प कर दिया है, वही होता है MKO। मोर नॉलेजिबल अदर्स। और ये मोर नॉलेजिबल अदर्स है, यानी MK जो है MKO, इसको करने के लिए, यानी इसी के 2 पार्ट समझिए। MKO यानी हम लोग सहायता जो कर रहे हैं वो 2 तरह से हो रहा है। कितने तरह से? 2 तरह से। एक होता है यही, समझ लीजिए इसको, स्काफ फोल्डिंग, और एक होता है ZPD। ठीक है, स्काफ फोल्डिंग का मतलब क्या होता है? शुरू में ही सहायता कर देना, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई मैथ का प्रश्न आ गया और आप गए टीचर से पूछने। टीचर क्या किए? आधा प्रश्न को सॉल्व करके आपको दे दिए। तो टीचर जो वो शुरू में आपका सहायता कर दिए, यानी आपको क्या मिला? आधा प्रश्न जो हल किया हुआ था। अब वहां से आगे आपको हल करना है, तो शुरू में ही जो टीचर आपको हेल्प कर दिया वही होता है स्कैफोल्डिंग। दूसरी बात, इशारा करना, संकेत करना, इशारा करना या संकेत करना, ये भी आपको किस में आ जाएगा? स्कैफोल्डिंग में आ जाएगा। इशारा करने का मतलब
जैसे मान लीजिए कि पिताजी आप पे गुस्साइल हैं, ठीक है, आपको यह बात नहीं पता है। आप जैसे ही पिताजी के सामने जाइएगा, पिताजी तो पहले से गुस्साइल है, पिताजी आपको पीटने के चक्कर में रहेंगे, बस माताजी क्या कहेंगे, ए भाग 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 भाग, पापा मारेंगे। तो मम्मी क्या की, शुरू में ही आपको इशारा कर दी कि भाग 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 पापा मारेंगे, ठीक ना, और आप 9 2 11 हो जाइएगा, भाग जाइएगा। लेकिन मान लीजिए कि पापा एक झापट खींच दिए और तब मम्मी कहती कि भाग 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 भाग, तब तो आप पिटा गए ना। आपको बीच में हेल्प हुआ, बीच में जब हेल्प होगा तो वो हो जाएगा ZPD, ZPD। और शुरू में ही जब हेल्प हो गया संकेत के द्वारा, इशारा के द्वारा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्कार्फ फोल्डिंग, ठीक है। और हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ABC इस लाइन को कोई पाथ जोड़ रहा है, सड़क, ठीक है, और A से कोई बच्चा चलना प्रारंभ करता है, A से कोई बच्चा चलना प्रारंभ करता है और B पे आ जाता है। कहाँ जाता है, B पे आ जाता है। अब B पे जैसे ही आता है उसके बाद यह भूल जाता है कि हमको आगे फिर जाएंगे तो कैसे जाएंगे, उसको C तक जाना है, तो वो तो शुरू कर दिया ना। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे फिर आएगा MKO, ठीक है, और MKO के सहायता से ZPD के द्वारा इसको हेल्प लिया जाएगा, यानी B से C तक आने में बच्चा को ZPD का सहारा लेना पड़ेगा, ZPD का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, जैसे यहाँ पे बच्चा तो खुद आया A से B तक, तो ये इसका हो जाएगा वास्तविक पहुंच, वास्तविक स्तर, और ये हो जाएगा आपका संभावित स्तर, संभावित स्तर, या इसको हम लोग कह देते हैं इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट लेवल, या इसको हम लोग कह देंगे गाइडेड लेवल, गाइडेड लेवल। यानी बच्चा को ZPD के द्वारा गाइड किया गया, तभी तो वो C पे पहुंचा, और एक्चुअल में वो कहाँ आया होता, B पे। तो यही गाइडेड लेवल और इंडिपेंडेंट लेवल के बीच का जो अंतर होता है, यहां से B से C तक में क्या, कौन चीज का अंतर है, ZPD का। तो इसी अंतर को ZPD हम लोग कहते हैं, यानी इसका गाइडेड लेवल और इंडिपेंडेंट लेवल का जो अंतर है वही क्या कहलाता है, ZPD, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या है कि बच्चे की वर्तमान क्षमता, क्षमता का इसमें बात नहीं है यहाँ पे, कि बच्चा स्वतंत्र रूप से क्या कर सकता है और सहायता से क्या कर सकता है। देखिए स्वतंत्र रूप से B तक पहुंचा है, सहायता से क्या कर सकता है, तो सहायता से देखिए यहाँ से वास्तविक से वो वहां पे चला जाएगा, यहाँ पे संभावित स्तर पे, सहायता से के बीच का अंतर, बोला ना, के बीच का अंतर, ये क्या कहलाएगा, ZPD, क्या कहलाएगा, ZPD। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। ZPD का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ZPD इसका फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, पूछा हुआ प्रश्न है और बार बार पूछा भी जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब है यहाँ कि कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत स्तर पर बच्चे दंड से बचने के लिए नियमों का पालन करते हैं। तो चलिए इसको भी समझने का हम प्रयास करते हैं, ठीक है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत, कोहलबर्ग जो है नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 सिद्धांत दिए इन्होंने, ठीक है। ये समझने का प्रयास करते हैं। देखिए कोहलबर्ग के नैतिक विकास, कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में इन्होंने जो है
3 सिद्धांत दिए। एक का नाम था प्री कॉन्वेंशनल, प्री कॉन्वेंशनल, ठीक है। एक का नाम था कॉन्वेंशनल, कॉन्वेंस, और एक का नाम था पोस्ट कॉन्वेंशनल, पोस्ट कॉन्वेंशनल, पोस्ट कॉन्वेंशनल। इसको हम लोग कहते हैं पूर्व परंपरागत, पूर्व परंपरागत। इसको पूर्व नैतिक भी कह सकते हैं, कई नाम होता है। अंग्रेजी में याद रखिएगा, समझ लीजिएगा कि प्री कॉन्वेंशनल, हिंदी में कई नाम होता है। उसके बाद कॉन्वेंशनल है, तो इसको बोलेंगे परंपरागत, परंपरागत, ठीक है। और इसको हम लोग कह देते हैं पश्चिम परंपरागत। उन्होंने तीन लेवल बताए, 3 लेवल बताए नैतिक विकास के। ये आपका हो गया 3 लेवल, 3 लेवल। नैतिक विकास के सिद्धांत के कितने लेवल बताए कोहलबर्ग? 3 लेवल और 6 क्या चरण, स्टेज। तो अभी इससे प्रश्न नहीं पूछा गया है, या इसी से समझिए, इसी से पूछा गया है। ऐसे हम वो भी बता देते हैं, पहले यहाँ देख लेते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस स्तर पर बच्चे दंड से बचने के लिए नियमों का पालन करते हैं? इस पर तो ये आपका हो जाएगा पूर्व परंपरागत। हाँ, इसका आप लोग टाइम भी देख लीजिए, 4 से 10 वर्ष तक, 4 से 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए इसमें आता है, ठीक है। इसमें आ जाएगा 10 से 13 वर्ष के बच्चों के लिए, 10 से 13 वर्ष के बच्चों के लिए। और इसमें यानी उत्तर परंपरागत स्तर में, इसी को हम लोग पोस्ट कॉन्वेंशनल कहते हैं, इसमें आ जाएगा 13 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए बोला गया कि दंड से बचने के लिए, ठीक है। मान लीजिए कि मेहमान के लिए, आप देखते होंगे सभी लोग ऐसा करते हैं, मेहमान के लिए जब नाश्ता आता था घर पे, ठीक है ना, तो घर के जो बच्चे होते थे वो क्या सोचते थे, ओह मिल जाता तो मज़ा आ जाता, खा के टनाटन हो जाते। बच्चा सब सोचता था ये बात, ठीक है। लेकिन उसको पिता का डर रहता था, माता का डर रहता था कि कहीं खा जाएंगे तो पिटाई उटाई ने कहीं लग जाए, तो दंड से बचने के लिए वो काम कर रहा था। तो ये आ जाता है आपका किस में, प्री कॉन्वेंशनल लेवल में। थोड़ा सा और हम इसको आगे देखते हैं। 3 लेवल हो गया, ये ध्यान में रखिएगा, 3 लेवल। चरण देख लेते हैं। इन्होंने 6 चरण बताए, उसी का है 3 लेवल को 6 चरण में बांटा इन्होंने, कोहलबर्ग ने, ठीक है। तो अंग्रेजी में लिखते हैं स्टेज, अंग्रेजी में इसको क्या लिखते हैं, ठीक है। कितने स्टेज? नैतिक विकास के सिद्धांत में जो 3 लेवल है उसके 6 स्टेज। पहला वाला जो लेवल है प्री कॉन्वेंशनल, उसका 2 लेवल, दो को लेवल, तीनों का तो 6 हो जाएगा। इसके लिए आप एक ट्रिक याद रखिएगा, दिया अच्छा कानून समाज सार्वभौमिक है, सार्वभौमिक है। दिया अच्छा कानून समाज सार्वभौमिक है, तो 10 से याद रखिएगा, दंड एवं आज्ञा पालन, दंड एवं आज्ञा पालन। क्या से हो जाएगा, यांत्रिक सापेक्षिक, सापेक्षिक अभिमुखता, अभिमुखता। कानून से हो जाएगा कानून एवं व्यवस्था, कानून एवं व्यवस्था, कानून एवं व्यवस्था। समाज से हो जाएगा
सामाजिक अनुबंध, सामाजिक अनुबंध और सार्वभौमिक से हो जाएगा सार्वभौमिक नैतिक, सार्वभौमिक, सार्वभौमिक नैतिकता। ठीक है, कितने चरण हैं? 6 चरण। ये आपका आ जाएगा पहला चरण में। हाँ, यहाँ पे अच्छा छूट गया है तो यहाँ पे लिखिएगा अच्छा लड़का, अच्छा लड़की, अच्छा लड़की, अभिविन्यास, 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 अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास। तो ये आपका हो जाएगा पहला चरण में, ये आपका हो जाएगा दूसरा चरण में, और सॉरी लड़का, ये आपका हो जाएगा दूसरा चरण में, ये आपका हो जाएगा तीसरा चरण में। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा कानून वाला चौथा चरण में, समाज हो जाएगा आपका 5वां चरण में, और सार्वभौमिक हो जाएगा 6ठा चरण में। तो इस तरह से ये ध्यान में रखिएगा कि दिया, अच्छा, कानून, समाज, सार्वभौमिक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। टिक लगा दिए हैं। चलिए अगला है, एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत क्या है? तो एरिक्सन का जो मनोविकास, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत जो है वो परिश्रम बनाम हीनता को बताता है, परिश्रम बनाम हीनता को बताता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते। भाषा विकास चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा अर्जन क्षमता किसके कारण होती है? तो देखिए ये जन्मजात होती है। ठीक है, चॉम्स्की के अनुसार यहाँ पे बोला गया है, और ये याद रखिएगा, ये जो लैड लिखा हुआ है फुल फॉर्म इसका पूछ देता है। ठीक है, यानी इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि लैड, लैंग्वेज एक्यूजिशन डिवाइस, लैंग्वेज एक्यूजिशन डिवाइस, ये आपका हो जाएगा चॉम्स्की का। तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में कितने प्रकार की बुद्धि का उल्लेख है? तो इसमें 8 प्रकार के बुद्धि का उल्लेख है। कितने प्रकार के बुद्धि का उल्लेख है? 8 प्रकार के बुद्धि का उल्लेख है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब सारी चिंतन किससे संबंधित है? तो अब सारी चिंतन जो होता है वो सृजनात्मक एक क्रिएटिविटी से संबंधित होता है। अब सारी चिंतन किससे संबंधित होता है? सृजनात्मक से संबंधित होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे, प्रयास और त्रुटि सिद्धांत किसने दिया था? तो इसको दिया था थॉर्नडाइक। किसने दिया था? थॉर्नडाइक, एक महान साइकोलॉजिस्ट थे थॉर्नडाइक। इन्होंने बताया कि ट्रायल ट्रायल और एरर, मतलब आप कोशिश कीजिएगा, गलती होगा, फिर कोशिश कीजिए, गलती होगा, यही ना होता है। लोग पहले कोशिश करता है, गलती हुआ तो फिर सही होगा, ऐसे करके ट्रायल और एरर का सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक ने दिया था। पैवलोव क्लासलिंग कंडीशनिंग, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आगे है कि मास्लो की आवश्यकता पदानुक्रम में सबसे निचले स्तर पर कौन सी आवश्यकता है? कौन सी आवश्यकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शारीरिक आवश्यकता। क्या हो जाएगा? शारीरिक आवश्यकता। चलिए नेक्स्ट सवाल पे, समाजीकरण की प्राथमिक संस्था कौन सी है? देखिए समाजीकरण की 2 संस्था होती है। समाजीकरण की कितनी संस्था होती है? 2 संस्था होती है। समाजीकरण की 2 संस्था होती है। ठीक है, एक होता है प्राथमिक और एक होता है द्वितीयक। प्राथमिक समाजीकरण और द्वितीयक समाजीकरण। प से प्राथमिक हो गया, प से परिवार याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? परिवार और पास पड़ोस, पास पड़ोस, ये ट्रिक है, ध्यान में रखिएगा। प से प्राथमिक, आप प से हो गया परिवार, और प से हो गया पास पड़ोस। परिवार और पास पड़ोस की चर्चा जब भी होगा तो वो प्राथमिक संस्था में आएगा। किस में आएगा? प्राथमिक संस्था में आएगा। अब बाकी जो भी है, मीडिया है, टीवी है, टेलीविजन है, जो भी है, दोस्त है, स्कूल है, इसमें अगर लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे तो आप लिख सकते हैं मीडिया, दोस्त। ठीक है, आप लिख सकते हैं स्कूल,
इत्यादि। ये सब आपका आ जाएगा किस में, द्वितीयक समाजीकरण में आ जाता है। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया आपसे कि समाजीकरण की प्राथमिक संस्था कौन सी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा प से प्राथमिक और प से परिवार और पास पड़ोस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे। बाकी ये देख लीजिए, ये स्कूल है, विद्यालय है, समुदाय की, ये सब चलाएगा किस में, द्वितीयक में। चलिए नेक्स्ट सवाल पे। किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था किसने बोला था, तो ये बोला था स्टेनली हॉल ने। किसने बोला था, स्टेनली हॉल ने तनाव और तूफान की अवस्था बोला था किशोरावस्था को। किशोरावस्था जिसमें परिवर्तन होने लगता है, शारीरिक परिवर्तन, दाढ़ी मोची ये सब आने लगता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आगे है समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है। समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है, तो सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा, चाहे उनकी क्षमता कुछ भी हो, ये केवल प्रतिभाशाली बच्चों के लिए नहीं, ये नहीं हो जाएगा। ये हम इसमें जो है सभी बच्चों को एक साथ लेना है, सभी बच्चों को एक साथ लेना है। ठीक है, एक साथ शिक्षा, चाहे उनकी क्षमता कुछ भी हो। समावेशी शिक्षा का मतलब यही होता है, सब को समा के चलना है, आप किसी को छांट के नहीं चल सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई विकलांग पहुंच गया पढ़ने के लिए, तो उसको कहिए कि नहीं तुमको दूसरा रूम में बैठाएंगे, ऐसा नहीं होता है, उसको साथ में आपको बैठाना पड़ेगा। जितना व्यवस्था आप दे रहे हैं उसको व्यवस्था देना होगा। समावेशी का मतलब सबको समा के, इंक्लूसिव, इसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, चलिए इसी के साथ जो है इस सीरीज को यहीं तक रखते हैं, और इसी तरह प्यार बनाए रखिए, और जितना मन है उतना शेयर कीजिए वीडियो को। ठीक है, जितना शेयर कीजिएगा उतना शेयर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, और इसी तरह हम वीडियो लेके आते रहेंगे। और